वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था बच्चों? कल के लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने ये तीनों डिस्कशन किया था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अपना इलेक्ट्रॉनिक ये लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो आई होप आज कोई उसके बारे में डाउट नहीं होगा। तीनों लेजर के बारे में किसी को पता, सबको पता होगा। हेलो, पता है क्या आप लोगों को बच्चों? हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? ये तीनों लेजर के बारे में आपको पता चला क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज तो ये मैंने एक चीज नया ऐड किया यहाँ पे। ये बेसिक जो होता है, बेसिक देखो इंटर जो आप लोगों ने कल बताया था इंट्रा स्टेट रहेगा। तो आपको CGST, SGST या यूटी, अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटी जीएसटी रहता है। क्रेडिटेड टू CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, SGST कंसर्न जो भी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। और इंटर स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी, और आईजीएसटी में कंपोनेंट ऑफ बोथ, दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी कंबाइंड होकर आईजीएसटी रहता है। नाउ नेक्स्ट जो है बात आई, नेक्स्ट जो बात आई हमारा, मैंने आपको नेक्स्ट एक चीज बताना था। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बता दिया था आपको। मेजर रेट्स क्या होता है, माइनर रेट्स क्या होता है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में बताया था ना बच्चों। मेजर रेट क्या मतलब? मेजर रेट मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से। और हर एक मेजर रेट में 4 या 5 माइनर रेट हो सकते हैं। जैसे आईजीएसटी के केस में माइनर रेट क्या हो सकता है? टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, फीस हो सकता है, अदर्स हो सकता है। सिमिलरली सीजीएसटी के केस में माइनर रेट क्या हो सकता है? टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स हो सकता है। सेम एसजीएसटी के केस में ऐसी, मतलब हर एक मेजर रेट में 5 माइनर रेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मेजर रेट आईजीएसटी है, उसके अंदर 5 माइनर रेट है। क्या क्या है ये? सिमिलरली मेजर रेट क्या है आपका? आपका सीजीएसटी है, उसके अंडर में माइनर रेट क्या है? ये सारे। सिमिलरली ये जीएसटी है, मेजर रेट, उसके अंदर माइनर रेट ये सारे हैं। तो इस तरह से ये हर एक मेजर रेट में 5 आपके माइनर रेट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के आइटम को आपको न तो किसी भी इंटरेस्ट के माइनर हेड को टैक्स से एडजस्ट नहीं, मतलब क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं। देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अक्रॉस माइनर और मेजर हेड इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। चाहे मेजर, मतलब चाहे यहाँ पे ऐसा बोल दो कि आईजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करना हो, या एसजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करना हो, या सीजीएसटी को एसजीएसटी से, ये भी पॉसिबल नहीं है। या टैक्स वाले अमाउंट को इंटरेस्ट से एडजस्ट करना हो, या इंटरेस्ट वाले अमाउंट को टैक्स से एडजस्ट करना हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात ये है कि हमें टैक्स ड्यू, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लेजर, यहाँ पे कैश लेजर से आप टैक्स का भी पेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर सकते हो, पेनल्टी का भी पेमेंट कर सकते हो, फीस का भी पेमेंट कर सकते हो, अदर्स का भी। बट अगर हम बात करें क्रेडिट लेजर की, तो क्रेडिट लेजर के थ्रू आप खाली जो है आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, बाकी इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सारी चीजें पेमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था। मैंने कल ही बोला था कि हमें ये वाला बात करना है, सीक्वेंस। आपको प्रीवियस सेमेस्टर में मैडम ने भी बताया रहेगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या होता है, इसको प्रीवियस सेमेस्टर में मैडम ने भी बताया रहेगा कि मतलब किस ऑर्डर में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिडक्शन लोगे। तो सबसे पहले क्या बोला? सीजीएसटी, अगर आपको आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सीजीएसटी का अवेलेबल है, तो सबसे पहले उसको आप यूटिलाइज किसके साथ कर सकते हो? सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। मतलब आपके पास अगर इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो आप सीजीएसटी और एस, पहले आप पेमेंट किसका करोगे? सीजीएसटी का, और उसके बाद किसका पेमेंट करोगे? आईजीएसटी का। सिमिलर इन मैनर, आपके पास एसजीएसटी में पैसा अवेलेबल है तो सबसे पहले आप किसका पेमेंट करोगे? एसजीएसटी का, और उसके बाद दूसरा आईजीएसटी का। और उससे वैसे यूटीजीएसटी का भी है। और आईजीएसटी के केस में जो होता है, सबसे पहले आईजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। मतलब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ऑर्डर, अब यहाँ पे वही देखो, उसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन किया है कि अगर आपको पेमेंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर्स ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ पे क्लियर लिखा है
ITC of IGST shall first utilized towards payment of IGST. इसका पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, IGST का पेमेंट हम पहले करेंगे, मतलब आईजीएसटी का अगर आईटीसी अवेलेबल है तो सबसे पहले उससे हम आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे, और उसके बाद देखो एंड अमाउंट रिमेनिंग, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच जाएगा, इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST इन दैट ऑर्डर। मतलब इन दैट ऑर्डर मतलब जो भी है, आपके पास अगर कुछ पेमेंट बच गया है तो सबसे पहले आप CGST को पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप SGST का पेमेंट करेंगे। चाहे आप यहाँ पे इन दैट ऑर्डर मतलब क्या है, किसी भी ऑर्डर में आप पेमेंट कर सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपको कि यहाँ पे पहले CGST पूरा नील करना है बाद में SGST, ऐसा नहीं है। पर आप चाहिए तो पूरा का पूरा 100% SGST को क्लेम कर सकते हो पूरा का पूरा, या तो आप CGST के पास भी दे सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ ITC ऑफ CGST शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज CGST, मतलब CGST को पहले हम CGST के साथ क्लेम करेंगे, फिर कुछ पैसा बच गया तो IGST के साथ क्लेम करेंगे। सिमिलरली ISGST का कुछ ISGST का ITC जो है सबसे पहले हम SGST के साथ यूटिलाइज करेंगे, और अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको हम IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, ITC ऑफ SGST शैल बी यूटिलाइज, अगर हम ITC SGST का यूटिलाइज तब करेंगे अगर हमारे पास CGST में अवेलेबल नहीं है तो। सबसे पहले हम CGST को पेमेंट कर CGST का ITC को यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद SGST और UTGST को। सेम वही बोला, UTGST में अगर आपके पास कुछ पैसा अवेलेबल है तो सबसे पहले पेमेंट आप UTGST का करोगे, और उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर उसके बाद आप IGST का पेमेंट करोगे। इस तरह से आपका पेमेंट होता है, ठीक है। नाउ CGST shall not be utilized towards the payment of SGST और UTGST, मतलब CGST का एडजस्टमेंट SGST और UTGST से नहीं हो सकता, और सिमिलरली UTGST और SGST का एडजस्टमेंट आप जो है CGST के साथ नहीं कर सकते। ये चीजें आप रखो, ध्यान में रखो, ये क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब CGST का SGST के साथ और SGST का CGST के साथ एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो, एनी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस, पेनल्टी, फीस और एनी अदर पेएबल अमाउंट टू बी रिफंडेड, मतलब सारा पेमेंट होने के बाद अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई भी फंड अवेलेबल है, दैट अमाउंट ऑफ फंड विल आफ्टर देखो ऑल पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन अदर अमाउंट रिफंडेड, मे बी रिफंडेड, मतलब उसको हम रिफंड कर देंगे टैक्स पेयर को, ठीक है, एज पर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 54 ऑफ GST एक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्रॉस यूटिलाइजेशन आप ये आपको समझ में आएगा तो ही आगे का सम आएगा आपको समझ में, अगर इसमें नहीं है आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया कि यहाँ तक सबको अंडरस्टूड एवरीवन, यस और नो? नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। ITC का यूटिलाइजेशन करना है, देखो ITC का यूटिलाइजेशन करना है, क्या बोला, ITC ऑफ CGST एंड SGST और UTGST shall be utilized toward the payment of IGST, CGST और SGST, मतलब आप UTGST as case may be only and after, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, only and after ITC of IGST first utilized toward the such payment, मतलब ये कि जब तक IGST नील ना हो जाए
तब तक आप बाकी के आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास आईजीएसटी के अंदर कोई बैलेंस बचा है तो तब तक नेगेटिव बैलेंस, हाँ ध्यान रखना, अगर आपके पास आईजीएसटी का कोई नेगेटिव बैलेंस अवेलेबल है तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ये चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी को पूरा नील करना होगा, उसके बाद ही आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा सम करवाता हूँ, ठीक है। आप समझेंगे तो आपको मतलब ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, देखो, अब आपको ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए, सबसे पहले आपको 3 पार्ट में इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक, चलिए। कंप्यूटेशन ऑफ
टोटल आउटवर्ड, कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। ठीक है, हालांकि अभी हमारे पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं वो आईटीसी कैसे मिलता है। ठीक है, ये हालांकि प्रीवियस सेमेस्टर में आपको मैडम ने बताया रहेगा ये सारी चीजें, फिर भी जस्ट एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, हालांकि इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई इज गिवन। तो अब हमारे पास टोटल हमें मिल जाएगा, मिल गया ना हमारे पास टोटल। टोटल अगर नहीं दिया रहेगा तो ये हमें कैलकुलेशन करना होता है। टोटल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, चलिए नोट डाउन करिए, यहां तक हो गया सबका? यहां तक हो गया क्या कंप्लीट सबका? हेलो, हुआ क्या? कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों? अब यहाँ पे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, आईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है वही ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना है? 20,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000 है। 20,000, 50,000, 60,000। सबसे पहले अब हमें कितना है? टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई कितना है? 50,000, 50,000, 70,000। ठीक है, 50,000, 50,000, 70,000। अब उसके बाद टोटल कर लीजिए, टोटल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। ठीक, कितना आ रहा है बताओ बच्चों, कितना आ रहा है? ये 70,000, 1,00,000, 1,30,000 ये आ रहा है। बराबर है? यहाँ तक समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? हेलो, यहाँ तक हमने कुछ किया नहीं, जो ऊपर हमारे क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने नोट डाउन किया। खाली हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इनवर्ड को ऐड किया। ये दोनों चीजें ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट टेबल जो होता है, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट टेबल जो है, कंपटीशन ऑफ टोटल, कंपटीशन ऑफ नेट टैक्स पेबल।
मतलब कितना एक्चुअली पे करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जरा सा समझे। सबसे पहले आपको यहाँ ये लिखना होगा, टोटल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो आपको पेमेंट करना है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये जो आउटवर्ड सप्लाई है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, लाइबिलिटी रजिस्टर बोल सकते हो या लेजर बोल सकते हो। ठीक, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। कितना आया था पहले वाले में? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब यहां से लेस करना है, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट हम लोग आईजीएसटी के साथ लेंगे। तो चलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी के कॉलम में कितना है, कंपोजिशन आप देखो, आईजीएसटी कितना है 70,000, तो 70,000 ले लीजिए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे डैश। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका डैश। अब उसके बाद ये बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा बच्चों, बोलिए बैलेंस कितना बच रहा है। यहाँ पे 1,30,000, यहाँ पे 2 लाख, बैलेंस 1,30,000, 2 लाख, 3 लाख। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या किया, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करना। ऑर्डर ध्यान में रखें आप लोग, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू फॉलो आईजीएसटी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी। पहला काम तो यही करना है आपको, आईजीएसटी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी। नाउ नेक्स्ट, लेक्स लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एडजस्टेड विथ, किससे एडजस्ट करवाएंगे, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप लोग। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सबसे पहले सीजीएसटी वाला सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा और एसजीएसटी वाला एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। कुछ पैसा बचेगा उसके बाद ही। चलिए, तो सर हम तीनों साथ में ले सकते थे, नहीं ले सकते, ऑर्डर इसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, क्योंकि ये अगर आप ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे तो मिस्टेक होगा। हालांकि ये सब में कोई मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो ऑर्डर सिखा रहा हूँ वही ऑर्डर आप फॉलो करिए। तो चलिए, यहाँ पे आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी का 1 लाख है और एसजीएसटी का 1,30,000 है। 1 लाख, 1,30,000 है। अब ये माइनस करने के बाद कितना बचता है बच्चों, अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है आपका तो नेट टैक्स पेएबल होगा। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है ना, तो ये आपका नेट टैक्स पेएबल होगा। पॉजिटिव आ रहा है सारे में, तो किसी में भी इंटर एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। पॉजिटिव आ रहा है ना आपका,
पॉजिटिव आ रहा है। बैलेंस 1,30,000, 1,00,000 सॉरी 1,00,000 आएगा, 1,70,000, अब आपको लेस करना होगा यहां से, लेस बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर में कितना था? 10,000, 15,000, 15,000, 10,000, 15,000, बैलेंस कितना बचता है बच्चों बताओ? ये आपका नेट पेएबल, पॉजिटिव आ रहा है तो पेएबल होगा, नेगेटिव आएगा तो रिफंडेबल होगा। यहाँ पे आ रहा है आपका 1,20,000, यहाँ पे 85,000, यहाँ पे 1,55,000। इस तरह से आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों? नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करें आप लोग। कंप्लीट हो गया क्या बच्चों? कंप्लीट हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी में थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन किया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन किया आप लोगों ने? चलिए देखिए, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कितना है, ध्यान से देखिए। आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब अगर आप टोटल करें तो 2 लाख, 3 लाख, ये आता है आउटवर्ड सप्लाई का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1 लाख, 50,000, 60,000। नेक्स्ट, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई में कितना टैक्स है? देखिए, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई 1,50,000, नेक्स्ट 50,000, नेक्स्ट 50,000। टोटल कितना हो जाता बच्चों? टोटल एक यहाँ पे आ रहा है 2,50,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1,10,000। यहां तक हो गया? यहां तक समझ में आया कि सबको हमने क्या किया और कैसे किया? यस और नो? हमने जस्ट क्या किया, टैक्स ऑन इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई को यहाँ लिखा, टैक्स ऑन इनवर्ड, टोटल टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद अब हमें करना क्या है, कंपुटेशन ऑफ नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल के लिए क्या करना है, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई,
जो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लाइबिलिटी रजिस्टर बोलते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई में कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आईजीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है बताओ, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, यही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यही आपका आई इनपुट टैक्स है, ये आपका इनपुट टैक्स है। अब आईटीसी कितना अवेलेबल है आपके पास, 2,50,000 रुपया। तो सबसे पहले आप माइनस करोगे 2,50,000 रुपया, तो यहाँ पे डैश डैश। अब मुझे बताओ माइनस करने के बाद कितना आता है, बताओ, माइनस करने के बाद माइनस में 50,000 आ रहा है क्या बच्चों, माइनस में 50,000 आ रहा है क्या। अब यहाँ 3 लाख। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ ही बच्चों का मिस्टेक होता है। अब बताइए क्या करना चाहिए, आपने ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस सेमेस्टर में स्टडी किया रहेगा। अब हमें बताइए आईजीएसटी नेगेटिव आ रहा है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, बोलो। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर देखो तो हमने क्या किया था, आईजीएसटी माइनस किया था और उसके बाद हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को माइनस किया था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आईजीएसटी का पॉजिटिव आ रहा था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ प्रॉब्लम जो है आईजीएसटी, हाँ अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपके ऊपर चॉइस दिया गया है। ये जो 50,000 का निगेटिव है, मतलब अभी भी आईजीएसटी में 50,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो अब आप कर क्या सकते हो, सुनो ध्यान से समझना बच्चों। अब आपके पास एक चॉइस है, चॉइस क्या है, या तो आप एक काम कर लो, काम ये कर लो कि या ये 50,000 पूरा का पूरा सीजीएसटी से माइनस कर लो, या अल्टरनेटिवली ये 50,000 पूरा का पूरा एसजीएसटी से माइनस कर लो, या यू कैन, आप ये 50,000 का 50-50% कर दो, 50% सीजीएसटी से और 50% एसजीएसटी से, या आप इस 50,000 का 30-40 कर दो, या आप इस 30-70 या 60-40 कर दो। मतलब आपको, आप फ्री है, इस 50,000 को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, या तो आप सीजीएसटी से, जैसे हम लोग यहाँ पे चलो करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी एडजस्टेड विथ सीजीएसटी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजीएसटी से एडजस्ट कर, अल्टरनेटिवली हम इससे, ये देखो ये 50,000 हमने यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे माइनस किया 50,000। अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता था बच्चों, अल्टरनेटिवली मैं, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको एसजीएसटी से भी माइनस कर सकता था, 2,50,000, यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो अल्टरनेटिव कितने अल्टरनेटिव पॉसिबल है, पॉसिबल है बच्चों यहाँ पे, बताओ। ये लो मैं आपको और 2 अल्टरनेटिव बता ही देता हूँ। देखो ये कितने तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है, अब देखो अल्टरनेटिवली मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी एडजस्टेड विद एसजीएसटी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये 50,000 यहाँ माइनस ना करके यहाँ पे माइनस कर लूं मैं, तो यहाँ पे 2,50,000 आ जाएगा और यहाँ 3 लाख हो जाएगा। समझ में आया दोनों में, दोनों तरीके से राइट है, हाँ? या एक और अल्टरनेटिव हो सकता है कि मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, सीजीएसटी एसजीएसटी में। समझ में आया बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन, यस और नो। चलिए हम पहला वाला अल्टरनेटिव में आपको जस्ट समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ
CGST एंड SGST। तो आपका SGST से एडजस्ट होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आइए, कितना है इनपुट टैक्स क्रेडिट? 1 लाख। यहाँ पे 1,10,000 है, तो बैलेंस कितना बच जाता है बच्चों? बैलेंस यहाँ पे 0, यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 1,90,000। अब आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करना होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना है? 10,000, 15,000, 15,000, 10,000, 15,000। यहाँ पे 10,000 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 1,35,000 आएगा, यहाँ पे 1,75,000 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी फिर से नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्या ये भी IGST के कॉलम में आ रहे हैं, तो क्या मैं इसको CGST SGST के साथ एडजस्ट कर दूं? बोलो, क्या मैं इस 10,000 को CGST और SGST के साथ एडजस्ट कर दूं? हेलो, बोलो, क्या मैं उस 10,000 के नेगेटिव फिगर को CGST या फिर SGST या फिर दोनों के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? यस और नो? अब मैं आपको बता देता हूं, नहीं कर सकते। ये नेगेटिव बैलेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो हमने आपको क्लियर यहाँ पे देखो बताया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, तब आपको बताया यहाँ पे क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अक्रॉस माइनर और मेजर और माइनर हेड इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, चाहे माइनर से माइनर में, मेजर से मेजर में। तो क्रॉस यूटिलाइजेशन किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रहेगा उसमें क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर आपको मतलब यहाँ पे एक बार आ गए, इसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को माइनस करें, उसके बाद नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका पेएबल या तो फिर रिफंडेबल आएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, डू इट फास्ट। हो गया कंप्लीट बच्चों? चलिए एक और मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट ऑप्शन देख लीजिए।
समझ में आए क्या ये कैसे यूटिलाइज? ध्यान देना, तब तक आईटीसी आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का तब तक माइनस नहीं करने का जब तक आईजीएसटी का नील ना हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे आईजीएसटी माइनस में था, इसलिए हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी का माइनस नहीं किया। समझ में आया? तो हमने क्या किया, इसको नील किया पहले, इसको आईजीएसटी को। आईजीएसटी जब नील हो जाए, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव है तो पहले उसको जीरो करने का। ठीक है, उसके बाद ही आगे का कुछ करने का। ठीक है, चलिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नोट। हेलो, हाँ कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? हेलो, कंप्लीट हुआ सबका क्वेश्चन नंबर 3? चलिए ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आउटवर्ड सप्लाई कितना है? 4 लाख है। 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे आईटीसी में देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है आपका 1,50,000, 50,000, और यहाँ पे चेंज करना है हमें। चेंज करना है, कितना है यहाँ पे, कितना लिखना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,50,000 है, 4,50,000 है, 4,50,000 है। अब यहाँ पे आपको लेना है ये, देखो एक काम करते हैं हम लोग, ये आउटवर्ड सप्लाई और बढ़ा देते हैं। आईजीएसटी का 5 लाख कर दो,
5 लाख, यहाँ पे भी कर देता हूँ 5 लाख। अब इसके बाद अब इसके बाद देखो, यहाँ आउटवर्ड सप्लाई चेंज कर दिया आपने। ये कितना आ गया, 2.5 लाख आ गया, 2,50,000। ये 5 लाख, ये 5,10,000 आ गया। यहाँ तक हो गया, सबका समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चों, यहाँ तक। कंप्लीट हुआ बच्चों? कंप्लीट हुआ? चलिए देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पे 5 लाख है। 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख। अब लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आप देखो, पहले सबसे पहले ऑर्डर ध्यान रखो, सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट करो। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 2,50,000। 2,50,000, बाकी में नहीं लेना है। सबसे पहले आईजीएसटी को लेना है, समझ में लो बच्चों। सबसे पहले आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे 2,50,000 आया, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख। देख लेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए। अब उसके बाद लेस, अब हमारे पास क्या बच्चों बताओ, आईजीएसटी का कोई नेगेटिव है? आईजीएसटी नेगेटिव में है, यस और नो? है क्या नेगेटिव में? नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी एंड यस जीएसटी को एडजस्ट करेंगे। कहां से? यहाँ पे तो नहीं लेंगे। कितना है यहाँ? 5 लाख है, यहाँ पे भी 5,10,000 है। अब बैलेंस कितना मिला? 2,50,000। अब यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव में 2 लाख मिल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव में आपका 2,10,000 है। अब आप क्या करोगे? हमने क्या बोला? इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी में अगर नेगेटिव है तो सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ एडजस्ट, और प्लस आईजीएसटी के साथ। अब यहाँ पे और एस जीएसटी के केस में भी बोला, क्या एस जीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं?
यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने का। तो अब हमें करना क्या है, देखो, लेकिन सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी को लेंगे। अगर दोनों में नेगेटिव है, मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले सीजीएसटी का एडजस्टमेंट करवाएंगे, फिर बाद में एसजीएसटी का। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी। तो यहां पे 2 लाख माइनस कर सकते हैं हम लोग, 2 लाख ऐड कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो बैलेंस यहाँ पे 2 लाख, 2,10,000 नेगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 50,000 अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा, एसजीएसटी, एसजीएसटी को एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2,10,000 नेगेटिव है और यहाँ 50,000 ही चाहिए, तो कितना एडजस्ट करेंगे बच्चों, 50,000 ही करेंगे। जितना चाहिए उतना ही लोगे ना, पूरा नहीं ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव अभी भी बचा रहेगा कितने का, माइनस में अभी भी बचा रहेगा। 50,000 कर रहे हो तो 1,60,000 अभी भी माइनस में रहेगा। अब आपको कैश लेजर का लेना होगा, कैश लेजर 10,000, 15,000, 15,000 है, -10,000, -15,000 और -15,000, टोटल -1,75,000, 1,75,000, माइनस में 15,000 है और माइनस में 10,000 है। नोट डाउन कर लेंगे यहां तक बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। सब लोग कुछ बोल रहे। 22 रोल नंबर कहाँ पे 2,10,000, 2,10,000 ही आएगा ना। अरे यहाँ पे देखो 2,10,000 ही आएगा, 3 लाख है और यहाँ पे 2,10,000, 5,10,000 है। तो 5,10,000 ज्यादा है, 3 लाख में कितना आएगा, 2,10,000 आ रहा है। कंप्लीट हो गया सबका, हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन।
रोल नंबर 27 सविता, अगर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही नेगेटिव में आ रहा है तो सबसे पहले सीजीएसटी का नेगेटिव फिगर आईजीएसटी से एडजस्ट होना चाहिए, बाद में ही एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारा इनकेस ये सीजीएसटी का पॉजिटिव होता, सीजीएसटी का इनकेस हमारे पास पॉजिटिव फिगर होता तो हमें कोई टेंशन नहीं होता, तो हम कैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तब हम एसजीएसटी को डायरेक्ट ले सकते थे। समझ में आया अभी? समझा क्या? हेलो? कंप्लीट हो गया सबका? हेलो? देखो, अब यहाँ पे समरी टेबल दिया है, ये समरी टेबल रीड करो। देखो, सबसे पहले ये नंबरिंग याद रखो बच्चों, ये नंबरिंग के हिसाब से ही जाना है हमें। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, आईटीसी, आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो। फिर भी अगर आईजीएसटी का कोई भी रिमेनिंग बच गया, कुछ पार्ट रिमेनिंग बच जाता है, ठीक है, तो आप उसे, एक मिनट यहाँ पे हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर में इन एनी ऑर्डर एनी पोर्शन, मतलब प्रपोर्शन, मैंने बोला अभी अभी, आप या तो आईजीएसटी का पूरा नेगेटिव सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर लो, या फिर आईजीएसटी का पूरा नेगेटिव एसजीएसटी के साथ कर लो, या 50-50 कर लो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी बता नहीं रहा है तो। अगर क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है तो वो इंफॉर्मेशन आप फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग आप डील करिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, आईजीएसटी का सबसे पहले किसके साथ होगा? आईजीएसटी के आउटवर्ड टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आईजीएसटी का नेगेटिव फिगर आईजीएसटी के साथ, फिर उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी में, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आरटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्ट मैंडेटरली, मतलब आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा जीरो होना चाहिए, मतलब आईजीएसटी के कॉलम में नेगेटिव फिगर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा चलेगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, आईजीएसटी का हमारे पास नेगेटिव फिगर था 50,000, पहले मैंने उसको जीरो किया, उसके बाद ही मैं सीजीएसटी एसजीएसटी के फिगर को माइनस किया, पहले नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आईजीएसटी के फिगर को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो उसे जीरो कर दो, मतलब आईजीएसटी के कॉलम में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो पहले उसे 100% एग्जॉस्ट करो, मतलब नील करो। ठीक है, उसके बाद सीजीएसटी का सबसे पहले, सीजीएसटी के साथ नहीं, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले सीजीएसटी के साथ लो, बाद में अगर कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी के साथ लो। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का था, तो सबसे पहले मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ -2 लाख आया था, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया था तो उसके बाद मैंने आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करवाया था, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को एसजीएसटी से एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब सीजीएसटी का एसजीएसटी के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एसजीएसटी का सबसे पहले एसजीएसटी के साथ लो, उसके बाद कुछ बच गया तो इससे आईजीएसटी के, देखो यहाँ पे लिखा है
ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज फुल्ली। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, पहले हमने देखो सीएसजीएसटी को माइनस किया तो नेगेटिव आ गया था, लेकिन क्या बोला, हम डायरेक्ट इसको नहीं माइनस कर सकते 2,10,000 को। सबसे पहले हमें ये करना होगा, सबसे पहले हमें सीजीएसटी वाले को नील करना होगा। अगर सीजीएसटी में है कुछ नेगेटिव फिगर तो उसके बाद ही हम एसजीएसटी को क्लेम कर सकते हैं। ये देखो वही ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। देखो आईटीसी आप आईजीएसटी शुड फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड द आईजीएसटी, तो हमने बताया। रिमेनिंग ऑफ आईजीएसटी आईटीसी इफ एनी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। अब देखो इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में, द रिमेनिंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फर्स्ट टुवर्ड द सीजीएसटी। या तो आप पहले पूरा का पूरा सीजीएसटी के साथ ले लो, या फिर पूरा, फिर उसके बाद कुछ बचता है तो एसजीएसटी, या फिर से पहले का पूरा एसजीएसटी के साथ ले लो, या फिर बचता है तो सीजीएसटी के साथ, या फिर आपको बोला टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी साइमल्टेनियसली इन एनी प्रोपोर्शन। 50-50 कर सकते हो, 50% सीजीएसटी और 50 एसजीएसटी, या आप 30-70 कर सकते हो, 40-60 कर सकते हो, एक्स्ट्रा किसी भी ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो आईजीएसटी के साथ हो जाना चाहिए। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड द आईजीएसटी सीजीएसटी यूटीजीएसटी ओनली आफ्टर द आईजीएसटी। ये तो हमने ऊपर वाला लाइन में भी बताया था आपको। क्रॉस यूटिलाइजेशन अवेलेबल ओनली बिटवीन सीजीएसटी आईजीएसटी, मतलब सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ, एसजीएसटी यूटीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ कर सकते हो। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ नहीं हो सकता, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ नहीं हो सकता, मतलब क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये रूल तो हमने कल बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्या है, यहाँ तक हो गया, समझ में आया सबको। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करना है समझ में आया। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमें आगे का है, अभी ये चैप्टर में इंटरेस्ट टीडीएस और टीसीएस है। बस पेमेंट में अभी मैं और 2-3 सम करवाऊंगा आपको, जो बड़े बड़े हैं जिसमें इंटरेस्ट के साथ होगा। बट ये आपको समझ में आया क्या, बेसिकली थियरी पार्ट समझ में आया कि आईटीसी कैसे क्लेम करना है आपको, किस ऑर्डर में क्लेम करना है आपको, किसके साथ हो सकता है किसके साथ नहीं होगा। हाँ प्रैक्टिकल सम ऐसे ही आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या सबको? अच्छा, अब जरा मुझे ना यहाँ से आगे काम है, बाद में करेंगे इसमें। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एफए में डाउट था कि जब इंटरेस्ट डेट और ईयर, क्लोजिंग ईयर दोनों सेम है तो क्या करने का, वो सम आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका मैं वर्किंग नोट एक बार आपको फटाफट बना के बताता हूँ। आज का जो आधा घंटे का लेक्चर बचा है हमारा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएगा कोई कि कौन सा सम ऐसा है जो जिसमें ये सिचुएशन अराइज हो रही है। कोई एक सम का नाम बताइए ना, बताइए आप लोग। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर बताइए प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए,
फॉर्मेट रेडी करेंगे फटाफट, आप लोग फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। रेडी है क्या फॉर्मेट? चलिए देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 सचिन हैड, सचिन के पास शेयर्स है, ठीक है, हैड 3,06% गवर्नमेंट स्टॉक ऑफ ₹94, face value of ₹100 each, interest payable half yearly on 31st March and 30th September, मतलब 31st मार्च और 30th सितंबर है। He sold 90,000 stock on X interest, 90,000 का उसने बेचा X इंटरेस्ट थे 1 जून को, एंड परचेज 72,000 X कम इंटरेस्ट से ऑन सितंबर में परचेज किया। आगे अ फर्दर ऑफ रुपीज परचेज 36,000 वाज मेड ऑन दिसंबर में परचेज किया है X interest. Draw the 6% government investment in the books of Sachin on 31st December. Ignore the brokerage and income tax. Stock was quoted at 96, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस बताया है, लास्ट डेट का मार्केट वैल्यू दिया है। ये तो आपको वैल्यूएशन आपको आता रहेगा, आप सबको, आई होप सबको आता है ना ये वाला वैल्यूएशन। हेलो, चलिए ठीक है। हाँ चलिए, इंटरेस्ट का ही बता रहा हूं मैं, आगे का नहीं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए मुझे फटाफट। 31st मार्च आएगा, 31st मार्च 2000 क्या है 12 है, तो 2012 ही आएगा, ठीक है। 31st मार्च 2012 आया,
ये हमारा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट ये आया हमारा, बराबर है। अब हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2012 को, 12 को ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस कौन से डेट से? अब हमारा देखो लास्ट डेट ऑफ, कैसे लास्ट डेट ऑफ सितंबर होगा मेरे रोल नंबर 22 बेटा, आप ध्यान दो। आप अभी इंटरेस्ट सितंबर कैसे होगा? अब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से बिल्कुल पीछे जाओगे तो तुरंत प्रीवियस डे ही आपका 31 मार्च हो रहा है, तो सितंबर क्यों जाओगे आप? अरे भाई, आप अप्रैल में स्टार्ट किया तो अप्रैल से आप पीछे गए, तो अप्रैल से पीछे वाला महीना कौन सा आता है? अप्रैल के पीछे वाला महीना कौन सा आता है? मार्च ही तो आता है ना, मार्च ही आता है ना। तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च हो जाएगा। समझ में आया ये बातें सबको या नहीं? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? रोल नंबर 22 समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये बहुत केयरफुल रहे ये सारी चीजों को लेके आप लोग, ठीक है। अब अगर हम ईयर अप्रैल में स्टार्ट किए हैं, तो लास्ट डेट आपका मार्च में होगा, ठीक है। चलिए, हाँ अगर हाँ, अगर ये ईयर हमारा जनवरी में स्टार्ट होता, जनवरी में, तो हमारा सितंबर आता, आप जो बोल रहे हो तब करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा ईयर अगर जनवरी में स्टार्ट होता तो। समझ में आया? जनवरी में अगर स्टार्ट होता तो हमारा जो होता, जो आप बोल रहे हो कि सितंबर वाला पार्ट तो करेक्ट होता, लेकिन ये स्टार्ट कब हो रहा है? अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे डेट समझेंगे। ठीक है, डेट हमारा देखो यहाँ पे कहाँ से, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च 2012 है। अब बताओ, अब 1 अप्रैल 2012, कितना डेज, कितना मंथ होता है? बताओ कितना मंथ होता है? नंबर ऑफ मंथ मुझे बताएंगे आप लोग। नंबर ऑफ मंथ कितना हो गया? 0 मंथ हो गया। और फेस वैल्यू कितना दिया है? 3 लाख रुपए का हमने परचेस किया, फेस वैल्यू इज 3 लाख। तो इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 0 मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है बच्चों? 0 ही आएगा। अब आपको मैंने आपको बताया था, हमेशा ध्यान देना, ओपनिंग में जो, ओपनिंग में जो प्राइस दी रहेगी वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगी। तो 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 94 एंड डिवाइड बाय 100 करो, कितना आता है? 3 लाख को मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? 2,82,000, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट डेट, अब हमारा नेक्स्ट डेट को क्या हुआ है? समझ में आया ये सबको? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ कितना हो रहा है? 0 मंथ हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली है। उसके बाद हम ही सोल्ड, सोल्ड किया उसने कब? 1 जून को, 1 जून को सोल्ड किया है। 1 जून, जून को सोल्ड किया है, 1 जून 2012 सेल्स है। और सेल्स के केस में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है।
बट सर 0 मंथ के लेके करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। मुझे बताओ रोल नंबर 22, 0 मंथ लेके करोगे तो आंसर डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा आंसर? आंसर पे क्यों जा रहे हो आप? अच्छा ये जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप देख के ये इसमें आंसर भी दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 8 में? अच्छा, ये आंसर देख के मत करो आप लोग, ये हो सकता है रॉन्ग हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन का डिमांड देखो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो ऐसा करो। अब ये हमारा अप्रैल में ये स्टार्ट हो रहा है, और सितंबर कैसे आएगा? मार्च ही आएगा ना, सितंबर कैसे आएगा आपका रोल नंबर 22? ठीक है, जो क्वेश्चन देखो, आंसर आप पहले क्वेश्चन बराबर जिस तरह से हो रहा है वैसे ही करो, आंसर को देख के मत करो, ठीक है? क्वेश्चन जो राइट वे है उस वे से करो आप, ठीक है? 31 मार्च 2012 है। अब यहाँ पे 1 जून 2012। अब आपको जून में 2012 है एक, अच्छा यहाँ पे अभी देखो बोला है 1 जून को बेचा, 1 जून को बेचा है, कितना मंथ होता है? मार्च को छोड़ दो, अप्रैल मई 2 मंथ ही होता है। यहाँ पे आपने देखो गलत नहीं करना, 2 मंथ ही होता है। कितने का फेस वैल्यू बेचा? 90,000 का फेस वैल्यू आपने बेच दिया है, तो 90,000, 90,000 इंटू 6% इंटू 2/12 कितना आता है बताओ? 900। ओके, अब यहाँ पे कौन से एक्स इंटरेस्ट से बेचा है आपने? एक्स इंटरेस्ट से बेचा है, तो डायरेक्ट आपको कितना दिया? 98 दिया है, कितना दिया है? 95 दिया है, तो 90,000 90,000 इंटू 95 डिवाइड बाय 100 कितना आता है बताओ? 85,500। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों आपका? आपने परचेज किया 72 का, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को आपने परचेज किया, 1 सितंबर 2012 को आपने परचेज किया है, परचेज किया 31 मार्च से लेके से 1 सितंबर 2012, कितना 5 मंथ होता है? आई थिंक 5 मंथ होता है ना, 5 मंथ। अब कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 72,000 का आपने परचेजेस किया है, 72,000 का परचेजेस किया, 72,000 इंटू 6%, हाँ 72,000 इंटू 6% इंटू 5/12 कितना आएगा? चलिए कितना आएगा बोलिए? 1,800 आ रहा है, 1,800। अब देखना है कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट। 72,000 कम इंटरेस्ट प्राइस है, ध्यान से समझना बच्चों, कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, 97 कम इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे करना क्या होगा जरा ध्यान से समझो, 72,000 इंटू 97 डिवाइड बाय 100 कम इंटरेस्ट के कॉलम में लिखो, कितना आ रहा है? 69,840। अब आपको क्या करना होगा? 69,840 माइनस करना होगा बच्चों 1,800। ये ध्यान में रहे ये सारी चीजें। माइनस करके लेना होगा, कितना आता है माइनस करने के बाद? 68,040 ये आया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो 1 दिसंबर का है, दिसंबर में जा रहे हो, लेकिन उसके पहले ही आपका क्या आ जाएगा? 30 सितंबर आएगा, 30 सितंबर आ जाएगा, 30 सितंबर 2012। क्या किए मिलेगा उस दिन? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड
इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उस दिन। कहां से? 31 मार्च 2012 से कब तक? 30 सितंबर 2012 तक। कितना मंथ हो जाएगा? 6 मंथ। अब हमने क्या बोला? ओपनिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स। ओपनिंग कितना? 3 लाख प्लस 90,000 माइनस, सॉरी प्लस 90 नहीं है, माइनस 90 प्लस 72 कितना आता है बच्चों? बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2,82,000। ओके, 2,82,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। 2,82,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 8460। ओके, नेक्स्ट अब आपको 1 दिसंबर को वंस अगेन क्या किया आपने? परचेजेस किया है 36,000 का 98। 1 दिसंबर 2012 तो परचेजेस किया आपने। परचेजेस कितने का? 31 मार्च 2012 तक से 31 मार्च 2012। 1 दिसंबर है। अच्छा मार्च नहीं आएगा, सॉरी सॉरी मार्च नहीं आएगा, 30 सितंबर आएगा। 30 सितंबर, क्योंकि लास्ट डेट सितंबर में मिल चुका है इंटरेस्ट आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 दिसंबर 2012। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ हो जाएगा। यहाँ पे दिसंबर लेना होगा। चलिए दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर तक रहेगा 2 मंथ। कितने का हमने परचेस किया? 36,000 का। 36,000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 360। अब यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट 98 दिया है, 36,000 इंटू 98 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? एक्स इंटरेस्ट दिया तो ये आपको एक्स इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना होगा 35,280। अब आपको एक चीज और करना होगा। अब आपको 31 मार्च को क्लोजिंग आएगा, लेकिन 31 मार्च 2013 को आपको एक चीज करना होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड करना होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बराबर है 31 मार्च 2013 को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बातें आप ध्यान में रखो, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 31 मार्च था। नेक्स्ट आपका 31 मार्च, पहले एक बार आपको सितंबर में मिला, फिर दूसरा मार्च में मिलेगा। कब से मिलेगा? सितंबर से मार्च तक, 30 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2012, 6 मंथ। 31 मार्च 2013 आएगा, 6 मंथ होगा। कितना आपको मिलेगा? ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स। ओपनिंग आपका 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस माइनस 90,000 प्लस 72,000 प्लस 36,000 कितना आता है बच्चों? 3,18,000 परसेंट इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है?
9,540। ओके, अब आपको 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2013 से ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि देखो जैसे ही आप 31 मार्च से ऊपर गए, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च को ही हुआ है, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट अब यहाँ पे कहाँ से 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ होता है? 0 मंथ होता है। तो अब यहाँ पे 0 हो गया, इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका मंथ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आया क्या आप लोगों को? मैंने आपको एक पहले ही हिंट बताया था कि अगर ओपनिंग में मंथ 0 आ रहा है तो क्लोजिंग में भी 0 आएगा। ओपनिंग में 3 मंथ आया तो क्लोजिंग में भी 3 मंथ आएगा। समझ में आया क्या अभी आप लोगों को? रोल नंबर 22, आपने जो मिस्टेक, मुझे लगता है 31 मार्च को आपने इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया रहेगा, इसलिए आपका मिस्टेक आ रहा था। समझा ये कैसे करना है? सर फर्स्ट में भी ऐसे ही है ना? यस, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। अब आपको इसी तरह से करना है। समझ में आया ये क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन ज्योति ने एक बार पूछा था, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था जिसमें। अब ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं दिया हो, बच्चों समझ लेना, समझना, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से करवा रहा हूँ। सपोज हमारा ईयर का डेट 31 मार्च और 30 सितंबर ही है, ठीक है, यही डेट हमारा इंटरेस्ट का। सपोज यही सब चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये या यहीं पे इसके नीचे ही करा था, चलिए देखिए यहाँ पे ये देखिए। अब हमारा 31 मार्च है, लेकिन हमारा जो है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को। तो हमारा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा क्या? बोलो यस और नो, यस और नो। हाँ, चेंज हो जाएगा। अगर मैं ईयर तो यहाँ पे मेरा 30 सितंबर आएगा, वो भी 2011 वाला, ठीक है। अब मैं 1 जनवरी 2012 को इस ओपनिंग बैलेंस दिया है। 1 जनवरी 2012 का ओपनिंग बैलेंस है, 1 जनवरी 2012। अब यहाँ पे 30 सितंबर 2012, ठीक है, 30 सितंबर 2012 बराबर है 11 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 जनवरी 2012 कितना मंथ हो जाएगा? 1 मंथ हो जाएगा, सॉरी 3 मंथ होगा, 3 मंथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? ओपनिंग बैलेंस तो इस दिन हो रहा है, लेकिन ओपनिंग में हमारे पास कुछ था ही नहीं, ये 0 है, फेस वैल्यू 0 है। तो इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा ना। अरे भले ही मंथ है, लेकिन आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, 0 है, तो इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। लेकिन अब बच्चे दिमाग ये लगाते हैं कि ओपनिंग में इंटरेस्ट 0 है तो क्लोजिंग में 0 आना चाहिए। नहीं, क्लोजिंग में 0 नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में 0 क्यों आ रहा था? क्योंकि मंथ 0 आ रहा था, इसलिए दोनों जगह मंथ 0 हुआ, इसलिए 0। लेकिन यहाँ पे कि 0 क्यों आएगा ओपनिंग में? क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर क्लोजिंग में फेस वैल्यू होगी, मंथ यहाँ पे ओपनिंग में कितना था? 3 मंथ, यहाँ पे भी मंथ कितना आएगा? 3 मंथ आएगा। और फिर यहाँ पे अगर क्लोजिंग में कोई अमाउंट आएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आया ज्योति? आपको समझ में आई ये पॉइंट आपका? बाकी लोगों को भी समझ में आया क्या? हेलो, ठीक है, ओके। तो अब आई होप आपको ये इंटरेस्ट वाला सेम डेट का भी समय, अब तो मेरे को लगता है सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए हैं आपको। अभी मुझे नहीं लगता किसी को और कोई डाउट होगा। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए। और कोई डाउट है? हेलो, और कोई डाउट है? हम्म, क्या डाउट है ज्योति उसमें?
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डाउट है ज्योति? सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, अ, ये बोनस नहीं बताया, कौन सा सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हो कविता? यस, परचेज 500 शेयर ऑफ रुपीज 100 इज एबीसी लिमिटेड। यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, डायरेक्ट वो 500 का शेयर परचेज कर रहा है, पहली बात। ठीक है, 500 इंटू, देखो 500 इंटू 100 करेंगे 50,000 फेस वैल्यू आएगा, और उसका कॉस्ट प्राइस 62,500 दिया है। सम ईयर लेटर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड इश्यू द होल्डर to equity share one equity share shares bonus for every equity share held by them। मतलब जितना शेयर है उतना उनको बोनस मिल जाएगा। मतलब 500 शेयर था, मतलब 50,000 का उनको बोनस मिल गया। समझ में आया? इक्वली, हाँ। आगे क्या बोला? प्रायर टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द शेयर एबीसी कंपनी लिमिटेड है कोटेड द, अच्छा पहले कैपिटलाइजेशन के पहले उसका मार्केट वैल्यू 175 पर शेयर था। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन मार्केट वैल्यू और कोटेड 92.5 पर शेयर। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि मार्केट वैल्यू कितना हो गई कितना नहीं होगी। ये तो आप अगर बाय सेल करोगे तो उस टाइम पे फर्क पड़ेगा, इसका कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना है कि कैपिटलाइजेशन के पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी और कैपिटलाइजेशन के बाद कितनी हो गई। ठीक है, एच एच सोल्ड द बोनस शेयर रिसीव्ड बाय, अब जरा ध्यान देना, आपको यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा शेयर बेच रहा है। फर्क ये पड़ना चाहिए कि वो कितना का बेचा है। 90 रुपीज में बेच रहा है, कितने का एक शेयर बेचा होगा? आपको बोनस कितने का मिला था? 50,000 का बोनस मिला था ना, 1:1 था, तो 50,000 का बोनस मिला था, तो वही 50,000 वो बेच रहा है। कितने में? 90 में। तो आपको लास्ट में वेटेड एवरेज मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, ये देखो, देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ डेट वोट नहीं बताया है, डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में परचेज कितने का? 50,000 का शेयर खरीदा था हमने, डिविडेंड तो है नहीं, कितना आएगा? 62,500। और अभी हमें टू बोनस 50,000 का, क्योंकि 1:1 ही है ना, जितना शेयर है आपके पास उतने का ही बोनस मिल जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है? शेयर्स, बोनस शेयर्स का तो 1:1 है, तो यहाँ पे 1 ले, वर्किंग नोट भी करवा देता हूँ, 1 यहाँ पे 50,000, तो आपको 50,000 ही आएगा। समझ में आया आपको? ये तो समझ में आएगा, ये वर्किंग नोट कुछ करवाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपको शेयर बेचना है। ठीक है, शेयर बेचना है, ये राइट इश्यू शेयर्स का भी कुछ भी है नहीं आपको एडजस्टमेंट कोई भी, ना तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है कोई भी। चलिए ये सब डिलीट कर देता हूं मैं। लीजिए, अब आपको डायरेक्ट शेयर बेचने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बेचा है जो
उसका मार्केट वैल्यू, डेबिट माइनस क्रेडिट करना है तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए। सेलिंग प्राइस आपको 90 दिया है, मतलब आपने 50,000 शेयर बेचा है, तो 50,000 का क्या करना होगा, देखो 50,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 कितना आता है बच्चों, बताओ कितना आएगा। 45,000 आ रहा है क्या, 45,000 आ रहा है क्या, बोलो। 45,000। चलिए, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना है आपको, पता ही है। डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट में है ही है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेबिट में कितना होगा, 1 लाख है, और कॉस्ट में कितना है, 62,500 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। ये 50 आएगा, हाँ ये तो 50 आएगा, वो तो आप समझ ही रहे हो 50 आएगा। कितना आ रहा है, 31,250। माइनस करके बताइए प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। प्रॉफिट कितना, 31,250, कितना प्रॉफिट आ गया। कितना आ रहा था इसमें, आया ना 13,750। ठीक, समझा क्या, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बस यहाँ पे सेल्स लिख दीजिए बाय बैंक, कितना है, फेस वैल्यू जो था उसका 50,000, जो बेचा आपने उसको 45,000 में, और यहाँ पे आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस 13,750 हो गया। और यहाँ पे अब ये क्लोज कर देंगे तो 1 लाख, और ये कितना आएगा क्लोज करने के बाद, 50,000, 76,250, 31 मार्च। ये तो क्लोजिंग का कुछ डेट ही नहीं बताया था, टू बैलेंस और बाय बैलेंस। यहाँ 31 हो गया। हेलो, वैल्यूएशन ही करेंगे, वैल्यूएशन नहीं करेंगे अरे बाबा, जब मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तब तो वैल्यूएशन करोगे ना। क्लोजिंग का मार्केट वैल्यू दिया है क्या आपको वैल्यूएशन करने के लिए, तो कैसे करोगे। क्लोजिंग का मार्केट वैल्यू दिए ना, दिया होना चाहिए ना, तो वैल्यूएशन करोगे ना लास्ट में। समझ रहे हो क्या बात आप लोग, क्लोजिंग का मार्केट वैल्यू दिया रहेगा तभी तो हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे करोगे आप वैल्यूएशन। समझ में आ गया क्या सबको अभी।
ये क्या क्वेश्चन भी तो दिख ही रहा है। और कोई डाउट? ये डेट का कॉलम चाहिए तो निकाल भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, डेट का कॉलम निकाल भी देंगे तो भी चलेगा। हेलो, और कुछ बचा है? और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया कंप्लीट। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं ना, तो क्लोज करूं। ओके। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 40, 41, 42, 43, 44, 43, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय एवरीवन. बाय एवरीवन.